हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल खनिका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस समय बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हो भी रहे हैं और कुछ आने वाले भी हैं। और इससे पहले जो भी हम वीडियो बनाए थे थोड़ा सा, और आज की जो वीडियो बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा कुछ समय का गैप हो गया, टाइम नहीं हमें मिल पा रहा था। तो खैर छोड़िए वो बात सब। आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो हमेशा क्या होता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्या करें, अपने कंटेंट पे चलें। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो एलसीएम और एचसीएफ। इससे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कुछ ऐसे मोस्ट कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आपके बार बार क्या होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसको स्टार्ट किया जाए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस पे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है लैंग्वेज चेंज कर देता है या कुछ लैंग्वेज घुमा फिरा के दे देता है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपको देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसको हल किया जाएगा। ठीक। ट्रिक का या कोई भी अलग बात होती है कि ट्रिक क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अलग की बात है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें तो ट्रिक अपने आप हो जाएगा। चलिए ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। और इसमें पहले क्या होता है, इसमें जो कॉमन शब्द होते हैं, इसमें जो भी आने वाले शब्द हैं पहले उन शब्दों का मतलब समझा जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उस पर आसानी से क्वेश्चन हल किया जाएगा। ठीक। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ इन शब्दों का मतलब क्या होगा और इन्हें कैसे आपके मतलब जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाएगा, सारी चीजें क्या की जाएंगी क्लियर रूप से बताई जाएंगी। अब थोड़ा सा क्या कीजिए, बारी बारी से एक एक करके क्या किया जाए, पहले इसके और शब्दों का मतलब समझ लिया जाए कि शब्दों का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा कि ये लिखा गया है एलसीएम। एलसीएम को अगर इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। तो एलसीएम को अगर लिखा जाए पूरी इसकी इंग्लिश लिखी जाए तो क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि लघुत्तम समापवर्ती। ठीक। लघुत्तम समापवर्ती। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। अगर अपवर्तक कह देंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टर या जिसे कहा जाता है गुणनखंड में हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मल्टीपल होता है, अपवर्त होता है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कुछ स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। इसका शुद्ध नाम होता है इसका लघुत्तम समापवर्ती। ठीक। तो इसको कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए या लघुत्तम समापवर्त कहिए। ठीक। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक, ये सारी चीजें पहले इसको क्लियर किए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से ही इसको जानते होंगे। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ शब्द आते हैं जिसका अगर मतलब समझ लेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या होगा हल करने में आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त आपको लिखा गया, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो लघुत्तम समापवर्त में कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहला आता है अपवर्त। ठीक। पहला क्या आता है, अपवर्त, जिसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल। ठीक। स्टूडेंट्स इसमें पहला वर्ड एक आता है अपवर्त, यानी कि अपवर्त आप किसे कहते हैं, मल्टीपल आप किसे कहते हैं। ठीक। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि पहले इन सब इसका अपवर्त का मतलब समझना होगा कि अपवर्त या मल्टीपल का मतलब क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो तो बाद की बात है, उसको भी मतलब उससे पढ़ रहे हैं हम लोग तो उसको भी आगे जाना जाएगा, इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन पहले लघुत्तम समापवर्त में कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं, जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको क्या होता है थोड़ा सा उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए इसमें लिखा गया कि अपवर्त। ठीक। अपवर्त किसे कहते हैं या अपवर्त का मतलब क्या होता है। ठीक।
कहीं कहीं आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो उसमें अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, गुणज भी होता है। गुणज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का हम क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, जिसे क्या कहा जाता है कि पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो किसी भी संख्या का अगर हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक, तो वही क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, या अपवर्त कहिए, चाहे उसी को क्या कीजिए, मल्टीपल कहिए। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि अपवर्त्य का मतलब या मल्टीपल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई संख्या आप लिख दिए, अपवर्त्य का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या से जो जो संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। कोई एक संख्या दी गई और उस संख्या से दी गई संख्या से जो जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो वे विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की क्या कहलाएंगी, अपवर्त्य कहलाएंगी या मल्टीपल कहलाएंगी। ठीक, तो अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए कि मान के चलिए सपोज दैट कोई दी गई संख्या क्या है, कोई दी गई संख्या 4 हो गई। ठीक, कोई दी गई संख्या 4 हो गई, तो इस दी गई संख्या 4 से जो जो संख्याएं विभाजित होंगी, तो 4 से कौन कौन सा विभाजित होगा, यानी कि 4 का टेबल पढ़ा जाएगा। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हो गई, 4 हो गया, 8 हो गया, फिर क्या आएगा, 12 हो गया, फिर 16 हो गया, 20 हो गया। ठीक, डॉट डॉट इस तरह बहुत सारी संख्याएं आती रहेंगी। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का मतलब है कि 4 का हमको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। और इसी को क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं। ठीक, अपवर्त्य को इसीलिए क्या कहा जाता है, गुणज भी कहा जाता है। तो अब क्या है कि कोई दी गई संख्या है, कोई दी गई संख्या क्या हो गया, 4, और 4 से कौन कौन संख्या विभाजित हो जा रही है, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आगे आने वाली बहुत सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, विभाजित होती रहेंगी। तो अब देखिए इसमें अपवर्त्य कौन कहलाएगा, है दी गई संख्या अपवर्त्य नहीं कहलाएगी। आपको हम बताए ना कि अगर कोई दी गई संख्या है तो उस दी गई संख्या से जो जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या होगी, उस दी गई संख्या की अपवर्त्य कहलाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या है, दी गई संख्या 4 हो गई, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हो गई, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। 20 के आगे भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, वो सभी क्या हो जाती रहेंगी, 4 से विभाजित होती रहेंगी। तो अब 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, कहा गया ना आपको कि किसी दी गई संख्या से जो जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, तो विभाजित होने वाली संख्याएं, यही सभी संख्या विभाजित होने वाली सभी संख्याएं इस दी गई संख्या की क्या कहलाएंगी, अपवर्त्य कहलाएंगी। तो 4 के अपवर्त्य क्या हो गए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। ठीक, आगे भी और सारी संख्याएं आएंगी, जैसे 24 हो गया आपका, 28 हो गया, 32 हो गया, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू बस यहाँ पे इसको आपको नॉर्मल तरीके से समझा दिया जा रहा है। तो यानी कोई दी गई संख्या क्या हो गई, 4, 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो गई, 4, 8, 12, 16 और 20 हो गया। तो 4 से जो जो संख्याएं विभाजित होंगी, तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी, 4 के अपवर्त्य कहलाएंगी। या अपवर्त्य कहिए या मल्टीपल कहिए, या इसी को क्या कहते हैं कि ये 4 के क्या हैं, गुणज हैं। ये 4 के क्या हैं, गुणज हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें देखिए, चलिए ठीक है, अब इसको आगे और पढ़ा जाए। इसमें और क्या आता है, दूसरा यहाँ पे आता है समापवर्त्य। दूसरा समापवर्त्य, जिसको कहा जाता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। अब देखिए स्टूडेंट, अपवर्त्य का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है, उसको समझ लिया जाए। अब देखिए अपवर्त्य में क्या हो गया था कि कोई एक संख्या दी गई थी। अपवर्त्य में कोई एक संख्या दी गई थी और उस एक संख्या से जो जो संख्याएं विभाजित हो रही थी, वे सभी विभाजित होने वाली संख्या उस दी गई संख्या की क्या कहलाती थी, अपवर्त्य कहलाती थी। अब यहीं पे क्या हो गया, एक संख्या न देकर क्या किया जाए, आपको 2 या 2 से अधिक संख्या दे दी जाए। जैसे मान के चलिए सपोज दैट, जैसे 4 दे दिया गया, 4 के बाद आपको अगर दे दिया जाए, चलिए मान के चलिए कि 6 दे दिया जाए। 4 के बाद क्या दे दिया गया, 6 दे दिया गया। अभी चलिए एक तो संख्या नहीं ना है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो 4 और 6 हो गया। 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 4 और 6 से पहले क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या 6 और 4 से विभाजित होने वाली कौन सी हो जाएगी, 12।
तो 4 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या हो गई 12। अब 12 होगी तो 12 का जो भी गुणज आप पढ़ते जाएंगे वो 4 और 6 से भी क्या होगा विभाजित होता रहेगा। तो 12 हो गया, 24 हो गया, 24 के बाद क्या हो गया 36 हो गया, इसके बाद क्या हो गया 48 हो गया। ठीक, डॉट डॉट इसी तरह आगे भी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से एक साथ क्या होंगी विभाजित होती रहेंगी। तो अब देखिए अपवर्त में क्या था कि कोई एक संख्या दी गई है, उस एक संख्या से जो संख्याएं विभाजित हो जा रही है वे सभी विभाजित होने वाली संख्याएं उस दी गई संख्या की क्या कहलाएंगी अपवर्त या गुणज कहलाएंगी। समापवर्त में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी जाएंगी और उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्याएं क्या होंगी पूर्णतः विभाजित होती रहेंगी वे दोनों संख्याओं की क्या कहलाएंगी, सभी संख्याएं समापवर्त कहलाएंगी। समापवर्त में क्या होगा स्टूडेंट्स कि 2 या 2 से दी गई अधिक संख्याएं जिनसे क्या होगा जो संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4 और 6 दो संख्याओं, एक से अधिक संख्या हो गई ना, दो संख्याएं हो गई। अब इन दो संख्याओं से जो संख्याएं विभाजित होती रहेंगी वे सभी क्या कहलाएंगी 4 और 6 की क्या कहलाएंगी समापवर्त्य कहलाएंगी, समापवर्त्य कहलाएंगी। वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी समापवर्त्य कहलाएंगी। अगर मान के चलिए कि एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे सपोज दैट मान के चलिए लिख दिया गया 3 ले लिया गया, 5 ले लिया गया और चलिए 6 ले लिया जाए। तो 3, 5 और 6 ले लिया गया, 3, 5 और 6 ले लिया गया तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम या तीनों एलसीएम कहिए या क्या कहिए कि तीनों से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। तो 3 और 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या सबसे छोटी क्या होगी 30। अब 30 का गुणज पढ़ेंगे, 30 का गुणज पढ़ेंगे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, डॉट डॉट आगे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो गया दिया गया ना कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई है और इन संख्याओं से जो संख्याएं विभाजित होंगी तो ये विभाजित होने वाली सभी संख्याएं दी गई संख्याओं की क्या कहलाएंगी समापवर्त्य कहलाएंगी। तो इनका समापवर्त्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनका समापवर्त्य क्या हो जाएगा 30, 60, 90, 120, आगे भी बहुत सारी संख्याएं ऐसी क्या होंगी जो विभाजित होने वाली हैं वो आती रहेंगी और वो 3, 5, 6 की क्या कहलाएंगी समापवर्त्य कहलाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होंगी कि अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, समापवर्त्य का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको आप नहीं जानते रहेंगे तो आगे आपको क्या होगा क्वेश्चन भी हल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन शब्दों का अगर मतलब आप समझते रहेंगे तो आपको क्या होगा चीजों को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे अपवर्त समझ लिए हम लोग, समापवर्त समझ लिए, अब बात आ गई कि लघुत्तम समापवर्त कहते किसे हैं। लघुत्तम समापवर्त कहते किसे हैं, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल आप किसे कहते हैं। ठीक, तो लीएस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। अभी क्या होगा अभी सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। अपवर्त समझ लिए हम लोग, समापवर्त समझ लिए। अब देखिए आ गया कि लीएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको जानना बिल्कुल आसान है। क्या होगा कि अपवर्त हो गया, समापवर्त हो गया। अब देखेंगे कि इसका लीएस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं। अब समापवर्तियों में जो सबसे छोटा होता है, स्टूडेंट जरा समझिएगा ध्यान से, समापवर्तियों में जो सबसे छोटा होता है वही क्या होगा दी गई संख्याओं का एलसीएम होता है। 4 और 6 दी गई संख्याएं हैं और समापवर्तियों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया स्टूडेंट्स 12। यहाँ पे क्या हो गया 3, 5 और 6 का क्या है सबसे छोटा समापवर्त्य क्या है 30 है, तो 3, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 30 हो गया। तो लघुत्तम समापवर्त स्टूडेंट्स कहते किसे हैं, लघुत्तम समापवर्त किसे कहेंगे, यानी कि समापवर्तियों में जो सबसे छोटा है वही क्या होगा दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा। अब तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त किसे कहेंगे, समापवर्तियों में जो सबसे छोटा है वही क्या होगा दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा। एक ये डिफिनीशन इसकी हो गई। ठीक, और एक और डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन इसकी आप बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारी बनती जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि बिल्कुल सही शब्दों में या बिल्कुल सटीक शब्दों में आपको बताएगा, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताया जा रहा है। जो चीजें हैं यहाँ पे उन्हीं से क्या किया जा रहा है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर उसको रिपीट करते रहे। समापवर्तियों में, यानी समापवर्तियों में जो सबसे छोटी संख्या है वही दी गई संख्याओं की क्या कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगी। ठीक, और इसकी डिफिनीशन एक और क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, उसे दी गई संख्याओं का क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो भी बताई गई आपको क्लियर क्या हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट अब रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग क्या जाने कि लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जाने, उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं उनका मतलब जाने, और आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे।